आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो बहुत से लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण और कभी-कभी थोड़ा कह सकते हैं जटिल भी लगता है। हरियाणा में जमीन या संपत्ति की बिक्री विलेख मतलब सेल डीड, उसका ऑनलाइन पंजीकरण कैसे होता है। हमारे पास इसके लिए एक ठोस आधार भी है। हरियाणा राजस्व विभाग की जो आधिकारिक वेबसाइट है revenueharyana.gov.in, उस पर एक डिटेल्ड यूजर मैनुअल दिया हुआ है। जी हाँ, वो मैनुअल काफी विस्तृत है। तो आज का हमारा लक्ष्य क्या है? देखिए, ये जो पूरी सरकारी प्रक्रिया है, जो पहली नज़र में थोड़ी मुश्किल लग सकती है, उसे एकदम सरल, समझने लायक हिस्सों में तोड़ना। हाँ बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप। और हम ये भी देखेंगे कि ये प्रक्रिया कितनी डिजिटल है, कहाँ-कहाँ खुद जाना पड़ता है और हर कदम पर किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। चलिए शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहला कदम ज़ाहिर है हरियाणा राजस्व विभाग की वेबसाइट पर जाना। मैनुअल कहता है कि आप revenueharyana.gov.in पर जा सकते हैं। या फिर वो डायरेक्ट लिंक भी है शायद, ई रजिस्ट्रेशन वाला। हाँ, e-registration.revenueharyana.gov.in वेबसाइट पर पहुंच गए। अब सबसे पहले यूजर रजिस्ट्रेशन या उपयोगकर्ता पंजीकरण लिंक ढूंढना है और उस पर क्लिक करना है। इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कुछ बेसिक जानकारी भरनी होगी, जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर वगैरह। मैनुअल में साफ लिखा है कि यहाँ जो भी जानकारी दें वो बिल्कुल सही हो। एकदम सटीक। और हाँ, जो यूजर नेम आप चुनेंगे और जो मोबाइल नंबर डालेंगे उसे संभाल कर रखना है, बहुत जरूरी है ये। आगे लॉगिन इसी से होगा। ये हो गए पहले दो चरण। ये शुरुआती जानकारी की जो सटीकता है वो असल में नींव का पत्थर है। नाम की स्पेलिंग, पता और खासकर मोबाइल नंबर, ये सब आगे हर जगह काम आएंगे। जरा सी भी चूक मतलब टाइपिंग मिस्टेक भी बाद में दिक्कत दे सकती है। बिल्कुल, देर लग सकती है फालतू में। हाँ, तो फॉर्म भरते समय थोड़ा ध्यान देना ही चाहिए। अच्छा, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब अगला कदम है डीड रजिस्ट्रेशन के लिए जो खास पोर्टल है उस पर लॉगिन करना। मैनुअल में जो लिंक दिया है उसे फॉलो करके पोर्टल पर पहुंचेंगे तो सिटीजन लॉगिन या नागरिक लॉगिन का ऑप्शन चुनना है। ये शायद ड्रॉप डाउन में मिलता है। हाँ, लगता तो है। चरण 3-4, यहाँ आपको अपना वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना होगा जो पहले दिया था। रजिस्ट्रेशन के टाइम वाला। हाँ, नंबर डालने पर मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, वन टाइम पासवर्ड। हम्म। वो ओटीपी और जो भी दूसरी डिटेल्स मांगे वो डालकर आप पोर्टल में लॉगिन कर लेंगे। चरण 5, लॉगिन हो गया। अब आप तैयार हैं नई डीड बनाने के लिए। स्क्रीन पर जो इंस्ट्रक्शन आएंगे उनके हिसाब से आपको पहले एक लिंक, मैनुअल में लिखा है लिंक 1, और फिर दूसरे लिंक, लिंक 2 पर क्लिक करके आगे बढ़ना है। चरण 6, अब हम पहुंचते हैं उस हिस्से में जहां सेल डीड का असल ड्राफ्ट तैयार होता है, मतलब मेन डीड रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना। चरण 7, ये फॉर्म थोड़ा लंबा है, कई हिस्से हैं इसमें, ध्यान से भरना होगा। हाँ, इसमें कई चीज़ें होती हैं। सबसे पहले प्रॉपर्टी की डिटेल्स और जो मौजूदा मालिक हैं उनकी डिटेल्स जांचनी होंगी, हो सकता है इस सिस्टम में पहले से हूँ। या शायद खुद भरनी पड़े। हाँ, फिर एक डिक्लेरेशन, एक घोषणा होगी, उस पर टिक करके सेव करना है। इसके बाद का कदम है मालिक को चुनना जिसकी प्रॉपर्टी बिक रही है, और फिर चुनना है हिस्सा, मतलब प्रॉपर्टी का कितना पार्ट बिक रहा है, पूरी या उसका कोई अंश। ये क्लियर करना बहुत जरूरी है, पूरा हिस्सा या आधा या चौथाई। बिल्कुल। ये चुनकर ऐड बटन दबाना है। फिर आपको चुनना है लैंड टाइप, जमीन कैसी है, खेती की है, रहने की है या कमर्शियल, और उसका सब टाइप भी। जैसे शहर में है, गांव में है या किसी कंट्रोल्ड एरिया में। सही, ये सब चुन लिया। अब बारी आती है खरीदार की, जिसे मैनुअल में सेकंड पार्टी कहा गया है। हाँ, द्वितीय पक्ष। उसका पूरा विवरण जोड़ना है, नाम, पता, पहचान पत्र वगैरह, सब बिल्कुल सही सही। और यहाँ एक बहुत जरूरी चीज आती है, गवाह, विटनेस, उनका विवरण भी जोड़ना है। यूजर मैनुअल साफ कहता है कि कम से कम 2 गवाहों का पूरा विवरण देना कंपलसरी है। दो गवाह। हाँ, ये बात थोड़ी दिलचस्प है। 2 गवाह जरूरी हैं। क्या लगता है आपको, इस डिजिटल जमाने में भी 2 फिजिकल गवाह क्यों चाहिए? देखिए, ये सवाल बहुत अच्छा है। और यहाँ जो बात इसे खास बनाती है वो ये है कि प्रॉपर्टी का लेन देन कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन है। तो दो गवाह जिनकी पूरी जानकारी दर्ज होती है वो इस सौदे को एक तरह से मजबूती देते हैं। अच्छा, प्रामाणिकता के लिए। हाँ, प्रामाणिकता और पारदर्शिता के लिए। ये एक तरह की पुरानी कानूनी प्रैक्टिस है जो ये पक्का करती है कि सौदा बिना किसी दबाव के मर्जी से हो रहा है और उसके गवाह मौजूद हैं।
भले ही प्रोसेस डिजिटल हो गया हो, लेकिन ये जो ह्यूमन वेरिफिकेशन का एलिमेंट है, ये कानूनी सुरक्षा के लिए और आगे कोई झगड़ा ना हो, उसके लिए जरूरी माना जाता है। समझ गई। मतलब तकनीक और पारंपरिक सुरक्षा दोनों का मिश्रण। बिल्कुल। ठीक है। तो जब मालिक खरीदार प्रॉपर्टी डिटेल्स, हिस्सा और दोनों गवाहों की सारी जानकारी फॉर्म में भर दी, तब नेक्स्ट बटन दबाना है। अब अगला स्टेप है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। हाँ, जरूरी कागजात। आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से चुनना होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, जैसे आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, प्रॉपर्टी के पेपर्स वगैरह, और फिर उनकी स्कैन कॉपी अपलोड करके सबमिट करनी होगी। डॉक्यूमेंट अपलोड हो गए। अब हम आते हैं प्रक्रिया के अगले अहम पड़ाव पर, फीस पेमेंट और प्रीव्यू। अब स्क्रीन पर आपने जो पूरी सेल डीड भरी है, उसका एक प्रीव्यू दिखेगा। हाँ, सब कुछ एक साथ। और साथ ही इस रजिस्ट्रेशन के लिए जो फीस लगनी है, उसके पेमेंट का ऑप्शन भी मिलेगा। यहाँ रुककर सब कुछ ध्यान से जांचना बहुत जरूरी है, पेमेंट करने से पहले। बिल्कुल। ये प्रीव्यू वाला स्टेप समझ लिए एक सेफ्टी चेक है। बिल्कुल। पेमेंट से ठीक पहले ये आखिरी मौका है जब आप सारी डिटेल्स, नाम की स्पेलिंग, खसरा नंबर, पैसे, गवाहों के नाम, सब कुछ अच्छे से चेक कर सकते हैं। हाँ, कोई गलती हो तो यहीं पकड़ में आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि एक बार पेमेंट हो गया तो फिर उसे ठीक करना मुश्किल हो सकता है या शायद नामुमकिन भी। हाँ, ये तो है। तो सब कुछ अच्छे से जांच लिया, हम्म, फिर मेक पेमेंट बटन पर क्लिक करके ऑनलाइन पेमेंट प्रोसेस पूरा करना है। चरण 9। हाँ। मैनुअल कहता है कि स्क्रीन पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। मतलब नेट बैंकिंग, कार्ड, यूपीआई वगैरह के ऑप्शन होंगे शायद। हाँ, वही। पेमेंट सक्सेसफुल होने पर पोर्टल आपको अपने आप वापस से कंफर्मेशन स्क्रीन पर ले जाएगा। चरण 10। ठीक है। इसके बाद शायद आपको पेमेंट की डिटेल्स पोर्टल पर डालनी होंगी, जैसे ट्रांजैक्शन आईडी या रसीद नंबर। फिर से एक डिक्लेरेशन पर टिक करना होगा और अगर कोई रिमार्क्स मतलब कोई खास बात लिखनी हो तो उसकी भी जगह हो सकती है। आखिर में सबमिट करना है। चरण 11। हम्म। मैनुअल में यह भी लिखा है कि इस दौरान कोई पॉपअप अलर्ट आ सकता है, तो उस पर ध्यान देना है। अब ये स्टेप पूरा होने पर एप्लीकेंट अपनी डीड का स्टेटस पोर्टल पर देख सकता है। इस टाइम स्टेटस आमतौर पर सेंड टू सीआरओ दिखेगा। चरण 13। सीआरओ। इसका क्या मतलब हो सकता है? सीआरओ, इसका पूरा रूप शायद चेकिंग रिव्यूइंग ऑफिसर है, जांच या समीक्षा करने वाला अधिकारी। अच्छा। ये स्टेटस दिखाता है कि एप्लीकेंट का ऑनलाइन काम, फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट अपलोड, पेमेंट पूरा हो गया है और अब एप्लीकेशन आगे इंटरनल चेकिंग के लिए संबंधित ऑफिसर के पास भेज दी गई है। ये पहला ऑफिशियल चेकिंग पॉइंट है। मतलब यहाँ कोई इंसान इसे चेक करेगा, ऑटोमेटेड नहीं है। हाँ, लगता तो यही है। यहाँ मानवीय समीक्षा शामिल है। समझ गई। तो ये ऑनलाइन सबमिशन के बाद पहली ऑफिशियल जांच है। इसके बाद क्या? मैनुअल कहता है कि जब ये सीआरओ की जांच पूरी हो जाती है तो एप्लीकेंट को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक एसएमएस आता है। चरण 13। अच्छा, एसएमएस से पता चलता है। हाँ, इस एसएमएस में लिखा होता है कि डीड का स्टेटस अब अप्रूव्ड बाय सीआरओ है। मतलब शुरुआती जांच ठीक रही और ऑफिसर ने आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी है। ये एसएमएस मिलना एक तरह का सिग्नल है कि अब प्रोसेस अगले फेज में जा रहा है, मतलब फिजिकल विजिट की तैयारी। एसएमएस मिलने के बाद एप्लीकेंट को फिर से उसी पोर्टल पर लॉगिन करना है। ओके। अब पोर्टल पर अपॉइंटमेंट शेड्यूल करने के लिए एक नया बटन या लिंक दिखना चाहिए, उस पर क्लिक करना है। ये स्टेप दिखाता है कि प्रोसेस हाइब्रिड है, आधा ऑनलाइन आधा ऑफलाइन। शुरुआती काम घर बैठे हो गया। फॉर्म भरना, डॉक्यूमेंट देना, पेमेंट। बिल्कुल। लेकिन फाइनल वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए ऑफिस जाना ही पड़ेगा। तकनीक ने आसानी तो दी है, पर प्रॉपर्टी जैसे मामलों में आमने सामने वेरिफिकेशन जरूरी है अभी भी। सही कहा। तो अब आता है अपॉइंटमेंट फॉर्म भरने का काम। चरण 14। इस फॉर्म में स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन फीस के पेमेंट से जुड़ी कुछ डिटेल्स डालनी पड़ सकती हैं, जैसे ई स्टैम्प का नंबर वगैरह। फिर सिक्योरिटी के लिए एक ओटीपी आएगा, उसे वेरीफाई करना होगा। इसके बाद एप्लीकेंट को कैलेंडर पर जो तारीखें और टाइम स्लॉट खाली दिख रहे हैं, उनमें से अपनी सहूलियत के हिसाब से अपॉइंटमेंट का दिन और टाइम चुनना है। अपनी मर्जी का टाइम स्लॉट। हाँ, चुन लिया। फिर अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट सबमिट करनी है। रिक्वेस्ट अप्रूव होने पर एक अपॉइंटमेंट स्लिप जनरेट होगी। मैनुअल इस पर बहुत जोर देता है कि इस स्लिप को डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट लेना ही लेना है। ये बहुत जरूरी होगा ऑफिस में। बिल्कुल। ये प्रिंटेड स्लिप ऑफिस में एंट्री और आगे के काम के लिए चाहिए होगी। तो यहाँ पर ऑनलाइन काम लगभग पूरा हो गया। अब अगला कदम है तय तारीख और समय पर संबंधित सरकारी ऑफिस पहुंचना। जिसे कहते हैं जॉइंट रजिस्ट्रार या सब रजिस्ट्रार ऑफिस। हाँ, वही अधिकारी जो आखिर में डीड को रजिस्टर करते हैं।
ऑफिस पहुंचने के बाद भी प्रोसेस कई स्टेप्स में बटा है, जैसा मैनुअल बताता है। ऐसा लगता है कि कई डेस्क या काउंटर से गुजरना पड़ता है। हाँ, एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है वहां भी। सबसे पहले RC1 डेस्क पर जाना है। RC मतलब शायद रजिस्ट्रेशन काउंटर 1। हो सकता है। यहाँ कुछ शुरुआती काम होगा। फिर RC2 डेस्क पर जाना है। यहाँ शायद बायोमेट्रिक्स या फोटो वगैरह होता होगा। पहचान के लिए। फिर CRO डेस्क पर हाजिर होकर वेरिफिकेशन करवाना है। ये दिलचस्प है। क्या ये वही CRO है जिसने ऑनलाइन अप्रूव किया था? या शायद फिजिकल वेरिफिकेशन वाला कोई और ऑफिसर हो। मैनुअल में ये क्लियर नहीं है, पर एक और जांच है यहाँ। हाँ, और आखिर में RC3 डेस्क पर जाना है। यहाँ प्रोसेस खत्म होता है। यहाँ के ऑफिसर रजिस्टर्ड डीड को सिस्टम से डाउनलोड करते हैं और उसकी एक कॉपी एप्लीकेंट को दे देते हैं, और बस सेल डीड रजिस्ट्रेशन पूरा। अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें, तो ऑफिस के अंदर भी ये जो मल्टी स्टेप वेरिफिकेशन है, RC1, RC2, CRO, ये काफी महत्वपूर्ण है। ये काम को अलग-अलग लोगों में बांटता तो है ही, पर इससे भी जरूरी ये चेक्स एंड बैलेंस की कई लेयर बनाता है। अच्छा, मतलब हर लेवल पर दोबारा जांच। हाँ, एक तरह से हर स्टेज पर डॉक्यूमेंट और आइडेंटिटी फिर से चेक होने से फ्रॉड या गलती की गुंजाइश कम होती है। हाँ, इससे प्रोसेस थोड़ा लंबा जरूर लग सकता है, पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जैसे सेंसिटिव मामले में सेफ्टी को प्रायोरिटी देना बनता है। हाँ, सुरक्षा तो सबसे पहले है। और आखिर में यूजर मैनुअल कुछ बहुत जरूरी बातें याद दिलाता है, रिमाइंडर देता है, जिनका पालन करना मस्ट है, वरना सारी मेहनत बेकार। हाँ, ये बहुत जरूरी है। पहली और सबसे जरूरी बात, अपॉइंटमेंट वाले दिन खरीदार, बेचने वाला और दोनों गवाह, इन सब का पर्सनली सब रजिस्ट्रार ऑफिस में मौजूद होना अनिवार्य है। कोई एक भी गायब हुआ तो काम नहीं होगा। सबका होना जरूरी है। दूसरी जरूरी बात, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ID प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, प्रॉपर्टी के असली कागज, NOC अगर चाहिए तो सब साथ लेकर जाने हैं। ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं। हाँ, ओरिजिनल। और साथ में वो प्रिंट की हुई अपॉइंटमेंट स्लिप और पेमेंट की रसीदें भी। तो मतलब अपॉइंटमेंट वाले दिन पूरी तैयारी के साथ सबके साथ टाइम पर पहुंचना है। कोई भी चूक महंगी पड़ सकती है। ये आखिरी पॉइंट्स असल में कामयाबी की चाबी हैं। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी नहीं, कानूनी जरूरतें हैं। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, सबका फिजिकली प्रेजेंट होना, उनकी पहचान पक्की करना, इसी से रजिस्ट्रेशन को कानूनी मान्यता मिलती है। सही। इनमें से कुछ भी कम हुआ तो उस दिन काम रुकेगा, सो रुकेगा। दोबारा अपॉइंटमेंट लो, फिर से वही सब करो। इसलिए तैयारी पक्की होनी चाहिए। तो ये थी हरियाणा में ऑनलाइन सेल डीड रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया पर हमारी एक खास चर्चा। वेबसाइट पर पहले क्लिक से लेकर अलग-अलग ऑनलाइन स्टेप्स से गुजरते हुए और आखिर में ऑफिस जाके रजिस्टर्ड डीड हाथ में लेने तक। जैसा हमने देखा, ये डिजिटल सुविधा और जरूरी फिजिकल वेरिफिकेशन का एक मिला-जुला रूप है। यहाँ जो ध्यान देने वाली बात है, वो ये है कि कैसे टेक्नोलॉजी ने प्रोसेस के कई मुश्किल हिस्सों को, जैसे लंबे फॉर्म हाथ से भरना, ड्राफ्ट बनवाना, फीस जमा करने के लिए लाइन में लगना, हाँ, वो सब काफी आसान हो गया है। हाँ, उसे काफी हद तक सरल और सुलभ बना दिया है। आप घर बैठे या कहीं से भी बहुत सारा काम निपटा सकते हैं। लेकिन फाइनल ऑथेंटिकेशन और लीगल वैलिडिटी के लिए इंसान का दखल और फिजिकल प्रेजेंस को अभी भी जरूरी माना गया है। ये दिखाता है कि तकनीक मददगार तो है, पर अभी भी पूरी तरह से इंसान की जगह नहीं ले सकते, खासकर इतने जरूरी कानूनी कामों में। बिल्कुल। और अब श्रोताओं के लिए सोचने लायक एक अंतिम विचार, क्या हम भविष्य में एक ऐसी व्यवस्था सोच सकते हैं जहां प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन जैसा प्रोसेस पूरी तरह शुरू से आखिर तक बिना कहीं जाए डिजिटली हो सके? ये इंटरेस्टिंग सवाल है। अगर हाँ, तो ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी या एडवांस्ड डिजिटल ID सिस्टम इसमें क्या रोल निभा सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसी पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली में फ्रॉड को कैसे रोका जाएगा और सिक्योरिटी कैसे सुनिश्चित होगी? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है। आज की इस चर्चा के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।